हेलो। यस, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? सो क्वेश्चन कौन सा चल रहा था हमारा? 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन चल रहे थे। 25 हो गया था। अब इसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। 26 में दो क्वेश्चन से रिलेटेड टू शेयर कैपिटल, और ये एक्सपेक्टेड पैटर्न रहेगा। लाइक शेयर कैपिटल पे तो एक क्वेश्चन आना ही आना है 6 मार्क्स का। फिर ये पार्टनरशिप पे एक क्वेश्चन आना ही आना है। ये भी क्वेश्चन, ये एक तरीके से पार्टनरशिप का ही था ना। 24th वाला भी पार्टनरशिप का ही था, और 23 वाला शेयर कैपिटल से रिलेटेड था। तो रफली दो दो क्वेश्चंस दोनों टाइप से आ रहे हैं। अब ये वाला भी फुल फ्लेजेड रेगुलर क्वेश्चन, इसमें भी पास नेसेसरी एंट्रीज है, सेकंड वाले में भी जर्नलाइज है। तो चलिए कर लेते हैं। स्पेस वेंचर्स लिमिटेड was registered with an authorized capital of rupees 20 lakhs divided into 2 lakh shares of 10 each. Company offered 80,000 shares for public subscription payable 4 on application, 7 including 1 premium on allotment. तो मतलब कि 6 + 1, तो टोटल इशू प्राइस वॉज ₹11। टोटल इशू प्राइस 11। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 1,10,000 शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड इन द रेशियो ऑफ 5:4। ये मुझे उस दिन कोई पूछने आया था ना, आप लोग पूछने आए थे। तो देखिए, अब अलॉट तो 80,000 ही कर सकते हैं, 5:4 में अलॉट कर रहे हैं एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर रिजेक्टेड। अब 80,000 4 के बराबर है, तो 5 के बराबर क्या है? सो दैट विल बी 1 लाख। मतलब 1 लाख शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 80,000 शेयर्स अलॉट किया, इसका मीनिंग है। और रिमेनिंग 10,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को रिफंड कर दिया। तो हाँ, रिजेक्ट करके रिफंड कर दिया, सही है। देन मुक्ता होल्डिंग 6,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। सो होल्डिंग 6,000 शेयर्स मीन्स शी मस्ट हैव अप्लाइड फॉर हायर अमाउंट, तो उसका कुछ एक्सेस भी कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा अलॉटमेंट में। एंड हर शेयर्स वर बीइंग forfeited, being forfeited क्या होता है? Her shares were forfeited and later reissued 4,000 shares at a discount of 2 per share. Very easy question. तो अब बस इसमें यही जो एक्स्ट्रा वाला आइटम है वो ये है, 5:4 को आपको प्रॉपरली समझना है। मीन्स 10,000 को रिजेक्ट करके रिफंड कर दिया और रिमेनिंग 1 लाख वालों को सारा अलॉट कर दिया। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 26 का ऑल्टरनेटिव 1 जो है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्पेस वेंचर्स लिमिटेड। ओके, एग्जाम में तो आप जर्नल का फॉर्मेट भी बना लोगे तो अच्छा है। जर्नल इन द बुक्स ऑफ या जर्नल ऑफ स्पेस वेंचर्स लिमिटेड, एंटिटी का नाम लिख दिया और फिर शुरू किया। पहला मैंने आपको बताया कि जहां पर भी कुछ कैलकुलेशन है तो उसको वर्किंग नोट में या ब्रैकेट में कहीं बता दो, क्योंकि वो आपके आंसर को और ऑथेंटिसिटी देगा। तो एप्लीकेशन मनी मिलेगा सबसे पहले। सो डेट्स लिखने की जरूरत नहीं है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी है क्या? कौन से शेयर से इक्विटी है, लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दिस विल बी 1,10,000 into 4. Application money per share is just 4 rupees per share. Very easy. Authorized capital makes no difference as far as the accounting part is concerned. Narration being application money received. अगर नरेशन में लिख रहे हो ऑन 1,10,000 शेयर्स एट 4 पर शेयर, तो वहां वर्किंग में लिखने की जरूरत नहीं है। नरेशन में नहीं लिख रहे हो तो वहां नरेशन में जितनी चीजें कवर कर सकते हो कर लो। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसी एंट्री में हम लोग कुछ रिफंड का कर देंगे क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। दिस विल बी 10,000 into 4, जैसे कि हम लोग ने कैलकुलेट किया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने शेयर्स अलॉट किया, 80,000 शेयर्स अलॉट किया, उससे रिलेटेड 4 रुपये पर शेयर हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे 3,20,000। एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो एक्सेस मनी रिसीव्ड है वो शेयर अलॉटमेंट में से एडजस्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी एक्सेस मनी 440 में से 40,000 रिफंड हो गया, बचा 4 लाख। 4 लाख में से 320 कैपिटल में चला गया, एक्सेस मनी इज 80,000 विच इज कैलकुलेबल एज 20,000 into 4 और एज बैलेंसिंग फिगर। यू कैन जस्ट से दैट दिस इज द एक्सेस रिसीव। अब 80,000 मिला है, मतलब जस्ट फॉर आर नॉलेज, क्योंकि आगे काम में आएगा,
कितने शेयर्स के लिए मिला है? अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? 80,000 ही है। मींस पर शेयर एक्सेस कितना मिल गया? 1। वो जो 1 है वो प्रीमियम का 1 मानेंगे कि फेस वैल्यू का 1 मानेंगे? फेस वैल्यू का मानेंगे। तो बस ये इंफॉर्मेशन आगे काम में आ जाएगी। तो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड रिफंडेड द एक्सेस। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अब ड्यू होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू securities premium account. This will be due for 80,000 shares जो कि हम लोग अलॉट कर रहे हैं। 80,000 शेयर्स पे टोटल 11 रुपीज ड्यू हो रहा है, सॉरी 7 रुपीज ड्यू हो रहा है इस स्टेज पे, जिसमें से 6 रुपीज फेस वैल्यू का है और 1 रुपी प्रीमियम का है। सो कैन आई से इट इज 5,60,000, 4,80,000 प्लस 80,000। अब ये 560 में से ये 80 ऑलरेडी क्रेडिट पड़ा है, मतलब ऑलरेडी रिसीव्ड है। तो इसका नरेशन आ जाएगा एप्लीकेशन सॉरी अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट मनी जो रिसीव होगा वो टोटल 480 ही लेना है। मीन्स पर शेयर 6 रुपीज ही बचा है। बट वन ऑफ द शेयर होल्डर्स मुक्ता who is holder of 6,000 shares is not paying this, तो 80,000 में से सिर्फ 74,000 शेयर्स पे वो 6 रुपए मिलेगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। So this will be either you can write 74,000 into 6 or you can write like this 5,60,000 minus 80,000 minus 6,000 into 6, क्योंकि 6,000 पे 6 रुपीज नहीं मिला। जब द मोमेंट 80,000 1 रुपी पर शेयर मिल गया मतलब 6 रुपीज ही रिसीवेबल था, तो उतना नहीं मिला। और यू कैन मेंशन इट इन अदर वेज। तो 480 में से 36,000 नहीं मिला और 74,000 इंटू 6 कर लो तो वही आएगा 4,44,000। इतना अमाउंट मिला 74,000 इंटू 6। अब मुक्ता के शेयर्स इसके बाद में फोरफिट होने वाले हैं। इस क्वेश्चन में तो कॉल्स भी नहीं है कोई और आगे की स्टेजेस नहीं है। तो फोरफीचर की एंट्री क्या सिर्फ 4,000 शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं कि पूरे? पूरे। और सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिवर्स होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फोरफीचर की एंट्री रिवर्सल की एंट्री होती है। टू यू कैन से फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट अगेंस्ट द फेस वैल्यू रिसीव्ड एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो 6 रुपीज पर शेयर अलॉटमेंट में 36,000 जो रिसीवेबल बोल के पड़ा था। So this calculation is 6,000 into 6, कैपिटल पूरा रिवर्स होगा 6,000 into 10, प्रीमियम 1 रुपी का रिवर्स हो जाएगा क्योंकि नहीं मिला, एंड आपको जो पैसा मिला वो 4 + 1 5 के हिसाब से मिल गया बिकॉज मुक्ता मस्ट हैव अप्लाइड फॉर लिटिल हायर नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, तो एक्चुअली उसका 5 पर शेयर हमको मिल चुका है। सो दैट इज ₹30,000। और यू कैन डू द चेकिंग ऑल्सो। 4:5 का रेशियो है तो 6,000 शेयर्स अलॉटेड हैं तो कितने अप्लाई किया होगा? 7,500। और इसका 4 रुपए दिया था तो देखो 7,500 इंटू 4 भी मैच होता है। समझा क्या? 30,000 से। सो दिस इज मैचिंग। ये आपका फोरफीचर का ट्रांजेक्शन हो जाएगा। बीइंग शेयर्स फोरफिटेड, 6,000 शेयर्स ऑफ मुक्ता फोरफिटेड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। यहां तक समझा? अब ये तो बहुत इजी बचा। इसके बाद इसमें से 4,000 शेयर्स वर री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। मैक्सिमम डिस्काउंट विच कुड बी अलाउड इज 5 पर शेयर। इसका मतलब 3 पर शेयर का बेनिफिट हो जाएगा। तो ये 2 एंट्रीज बची है। ये वाली पेज की एंट्रीज का काम हुआ। समझा क्या? अब कौन सी एंट्री करेंगे हम? री इशू की एंट्री। सो री इशू नहीं, पहले तो फॉरफिट कर लिया ना। हाँ, री इशू बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट जो डिस्काउंट है क्योंकि बैंक में तो 8 रुपए पर शेयर ही आएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट
but this is to be done only on 4,000 shares. तो 4,000 into 10, 4,000 into 2 डिस्काउंट है, and 4,000 into 8 received in the bank है. 32,000, 8,000 and 40,000, being 4,000 shares reissued at a discount of 2, and the remaining balance related to these 4,000 shares in the forfeited shares account will be transferred to capital reserve account. So this will be you can say 4,000 into 3, 5 minus 2, तो 12,000 रुपए का आपको गेन हो गया. Even after these entries there will be a balance in forfeited shares account to the extent of 2,000 shares. 2,000 into 5, 10,000 का बैलेंस बचा पड़ा रहेगा. देखो 8,000 और 12,000, 20,000 डेबिट हुआ 30,000 में से, तो 10,000 रिमेनिंग 2,000 नॉन री इशूड शेयर्स का पड़ा रहेगा. These are the 7 entries along with their narrations which are expected. इसमें बैलेंस शीट वगैरह पूछा नहीं है. बोलो समझा क्या आपको? इनकेस बैलेंस शीट भी पूछते थे तो आ जाएगा आपको बनाते, उसका एक सेपरेट क्वेश्चन किया ही है हमने. ये हो गया फर्स्ट वाला. अब नेक्स्ट, Chittinur Limited invited applications for 2 lakh shares of rupees 10 each, 3, 5 on allotment मतलब 4 plus 1 and balance on call. So basically 3 plus 4 face value का plus 3. अब प्रीमियम टोटल कितना है कहीं लिखा नहीं था, मीन्स मानेंगे 1 ही रुपए का है जो कि अलॉटमेंट स्टेज का है. अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी 11 रुपए का इशू प्राइस हो गया. Applications were received for 3 lakh shares, out of which 20% applications were rejected. Means 60,000. 3 lakh का 20% rejected. बचे कितने? Remaining were 2 lakh 40,000. तो 60,000 was rejected. 2 lakh 40,000 को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया. फाइन. रोहन एन एप्लीकेंट ऑफ 12,000 शेयर्स, मतलब ये इस कैटेगरी का पार्ट होगा. अगर 240 को 2 लाख अलॉट किया तो 12,000 वाले को 10,000 अलॉट किया होगा. मीन्स ही वॉज एप्लीकेंट ऑफ 12,000, मीन्स सॉरी 12,000, तो होल्डर ऑफ 10,000. ध्यान रखना. फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड मोहन होल्डिंग 8,000. इस बार होल्डिंग 8,000 ही बोला है. पेड द एंटायर मनी अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट. सब्सिक्वेंटली द कॉल वॉज मेड, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम रोहन. रोहन जो कि अलॉटमेंट स्टेज से डिफॉल्ट कर रहा है, बट अलॉटमेंट स्टेज में उसका पूरा 5 रुपए पेंडिंग नहीं था, क्योंकि कुछ तो एक्स्ट्रा मिला होगा ना. लेटर ऑन कंपनी इशूड अ नोटिस टू रोहन टू पे द बैलेंस इन 15 days, फेलिंग विच हिज शेयर्स वुड बी फॉरफिटेड. अरे वाह, आगे लिखा है रोहन क्लियर्ड हिज ड्यूज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड. मींस फॉरफिचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं पास करना है. इसमें जो पैसा ड्यू था वो बाद में आ भी जाए, तो उस हिसाब से एंट्रीज करना है. तो बहुत आसान है मुझे ऐसा लगता है. आप देखो, स्टार्ट करो 26 का सेकेंड ऑल्टरनेटिव इन द बुक्स ऑफ चिट्टीनूर लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड. क्या लिखा है देख लो, लिमिटेड. ओके, जर्नल सबसे पहली एंट्री जर्नलाइज ही बोला है. तो विल बी मनी रिसीव टूवर्ड्स एप्लीकेशन. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख इंटू 3 रुपीज पर एप्लीकेशन मिला है. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख इंटू 3 रुपीज 9 लाख. देन फिर एप्लीकेशन मनी में से कुछ रिफंड करेंगे और कुछ मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, और जो एक्सेस है उसको हम लोग अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे. एक ही एंट्री में कर सकते हैं, चाहे 2 एंट्री में कर सकते हो. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर द रिफंडेड पार्ट विच इज 20% ऑफ 3 lakhs, मतलब 60,000 शेयर्स. इतना, सॉरी गलत जगह लिख दिया, नीचे की लाइन में इतना रिफंड कर दिया. 1,80,000 मनी तो रिफंड हो गया. अब बचा 2,40,000 शेयर्स का पैसा, बट उसमें से
पूरा कैपिटल में नहीं जाएगा, वी कैन नॉट अलॉट 240 शेयर्स बट वी कैन अलॉट 2 लाख शेयर्स। तो उसमें से 6 लाख रुपीस इधर एडजस्ट हो गया, फिर भी जो बचा वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में एज एक्सेस रिसीव्ड बोल के ट्रांसफर हो गया। 1,20,000 विच कैन बी चेक्ड एज एक्स्ट्रा 40,000 शेयर्स इंटू 3, है ना, उससे चेक हो सकता है ये। तो 1,20,000 कितने शेयर्स अलॉटेड का मिला? 2 लाख शेयर्स अलॉट हुए हैं और अभी 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा मिला है, मतलब पर शेयर सिर्फ 0.6। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कैलकुलेशंस? 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा मिला है ऑन 2 लाख शेयर्स अलॉटेड, तो पर शेयर कितना मिला एक्स्ट्रा? 0.6, जबकि अलॉटमेंट स्टेज में तो टोटलिटी में 4+1 लेने का है, उसमें से 0.6 रुपीज मिल गया है, तो मतलब कि बाकी के इसमें अभी रिसीवेबल बचा है। ये समझा? नरेशन कहीं भी लगता है तो पूछ लेंगे। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि ये अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री हो रही है। 4+1 दिस विल बी ओनली ऑन 2 लाख, 2 लाख इंटू 5, इतना टोटल ड्यू हुआ। 2 lakh into 4 is related to face value and 2 lakh into 1 is related to premium. So 10 lakh, 8 lakh and 2 lakh. ओके, अब ये 10 लाख में से 1,20,000 मिल चुका है। बेसिकली ये 10 लाख 5 रुपए के बराबर है पर शेयर, और उसमें से 1,20 मिला है, मतलब 0.6 मिला है पर शेयर। देखोगे तो मतलब 8,80,000 रुपए और मिलना चाहिए, बट अभी दो चीजें हो रही है। एक, रोहन नहीं दे रहा है उसका शेयर। रोहन इज ए एप्लीकेंट ऑफ 12,000 शेयर्स, मींस आपने बताया रेशियो से ही इज द होल्डर ऑफ 10,000 शेयर्स, तो 10,000 शेयर्स पे वो वैसे लायबल है कितना? 4.4 रुपीज देने के लिए, क्योंकि 0.6 मिल गया ना बेटा, मतलब 44,000 रुपीज का रोहन ने किया है अभी फिलहाल डिफॉल्ट। अग्री? और एक पर्सन है कौन? मोहन, जिसने 8,000 शेयर्स पे आगे का भी 3 रुपए दे दिया है। तो अब इसके एंट्री में हमको बैंक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, बट इसको थोड़ा सा रुक के करते हैं हम लोग इसका वैल्यू। तो दूसरे जो अकाउंट्स उसमें क्रेडिट कर देते हैं पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो अलॉटमेंट का एक्चुअल में मिल गया है, एंड जो एडवांस में मिल गया है वो जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। अरियर्स में नहीं बेटा, अरियर्स में तो डेबिट होगा ना जो नहीं मिला उसका। क्वेश्चन बोलता है तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट भी बना सकते थे इस एंट्री में, मैं उसको बनाए बगैर काम कर रहा हूं, बोथ वेज इट इज अलाउड, बट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, किस कौन है सेकंड शेयर होल्डर? कौन है? मोहन। 8,000 शेयर्स पे उसने आगे का 3 रुपए अभी से दे दिया है, तो ये तो कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट हो जाएगा। एंड रही बात अलॉटमेंट अकाउंट की, तो उसमें 8,80,000 रुपए लेने का बचा था, उस पे 10,000 शेयर्स का 4.4 का डिफॉल्ट हो रहा है। तो कैलकुलेशन आप लिख सकते हैं, शेयर्स अलॉटेड टू रोहन, नाम है ना पहले वाले का, रोहन, मोहन, हाँ रोहन है, अलॉटेड टू रोहन इज इक्वल टू 12,000 इंटू 2 लाख अपॉन 2,40,000, मतलब 10,000। सही है? अमाउंट पर शेयर ड्यू फ्रॉम रोहन विल बी इक्वल टू 5 रुपीज, 5 रुपीज माइनस 1,20,000 अपॉन 2 लाख। दिस इज व्हाट? दिस इज पर शेयर रिसीव्ड, 0.6 पर शेयर मिल गया है, तो मतलब 4.40 पर शेयर ड्यू पड़ा है उसका, इसलिए मैंने वहां पर 10,000 इंटू 4.4 किया। मैंने 10,000 और 4.4 दोनों आंकड़े का आपको डिटेल्स बता दिया कि क्या है, कहां से है। सो आप कैलकुलेशन करो, 8,80,000 कहां से आए ये भी समझ रहे हैं क्या?
दिस इज सिंपली 10 लाख माइनस 120. अब 8,80,000 माइनस 44,000, 8,36,000 इतना आपको अलॉटमेंट स्टेज का भी मिला, और 24,000 इतना आपको आगे कॉल की स्टेज का भी से मिल गया. तो टोटल जो पैसा अभी मिला बैंक में वो इन दोनों का टोटल हो गया. 8,60,000 इतना आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा. नॉट अ वेरी हेवी कैलकुलेशन. आपको 24,000 रुपये आगे का मिल गया और अभी 44,000 रुपीज अभी का कम मिला, इसलिए करके अभी इतना 8,60,000 मिल गया. आफ्टर दिस एंट्री अलॉटमेंट अकाउंट विल हैव अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 44,000 है ना. अब देख लो 10 लाख का डेबिट था, उसमें से ये दो क्रेडिट्स को एडजस्ट कर लो तो 44 बचेगा बराबर, है ना. सो वो बाद में रिकवर हो जाएगा. लास्ट में बोला है ना कि वो देने वाला है पैसा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी यहां तक समझा क्या. इसमें कॉल्स इन एडवांस आ गया, जो कि अब अगली एंट्री के बाद फिर एडजस्ट हो जाएगा. अब कॉल्स ड्यू की एंट्री करेंगे हम लोग. ये है, हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अलोंग विथ एडवांस फ्रॉम मोहन. अब नेक्स्ट एंट्री बनेगी जिसमें हमको कॉल्स की एंट्री लेना है. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. हम लोग ने रोहन के शेयर्स फॉरफिट नहीं किए हैं, अभी भी उसको मौका दे रहे हैं. तो 2 लाख शेयर्स पे 3 रुपया हमने बुलाया टोटलिटी में, विच अमाउंट्स टू रुपीज 6 लाख. नरेशन बीइंग कॉल मनी ड्यू 6 लाख. अब इसमें से क्या होगा, इस 6 लाख का, 6 लाख में से आपको 24,000 पहले मिल चुका है, तो कुछ अमाउंट अभी मिलेगा और कुछ अमाउंट अभी भी नहीं मिलेगा. सो बैंक अकाउंट डेबिट अभी जो मिलेगा उतना, अभी जो मिलेगा दैट विल बी बेसिकली, प्लीज अंडरस्टैंड, 2 लाख माइनस 6,000 माइनस 8,000 इंटू 3, क्योंकि 6 की 10 ना, उसके 6 थे कि 10 थे, सॉरी 10. 2 लाख माइनस 10,000, 6,000 का आंकड़ा कहाँ से आ गया मेरे दिमाग में, पिछले क्वेश्चन में था क्या, हाँ सॉरी. तो 2 लाख माइनस 10,000, ये रोहन नहीं दे रहा है अभी पैसा. और 8,000 क्यों माइनस किया, क्योंकि वो अभी दोबारा थोड़ी ना बैंक में आएगा, तो अभी 18,000 इंटू 3 कम मिलेगा. या आप बोल सकते हो 6 लाख में से 18,000 इंटू 3 54,000 कम कर दो, तो 5,46,000 अभी मिला. कुछ अमाउंट जो पहले से मिल गया था वो अब एडजस्ट हो जाएगा. कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट. कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हमारे बैलेंस शीट में कहाँ दिखता है बेटा, बताइए. एसेट है कि लाइबिलिटी, चलो वहां से स्टार्ट करते हैं. अदर करंट लाइबिलिटी, गुड. सो कॉल्स इन एडवांस, ये 24,000 रुपीज था. अब ये पूरा जो डेबिट किया, ये शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. बट इसका टोटल जो है वो है 5,70,000. सो ऑब्वियसली अगेन यू कैन सी आफ्टर एंट्री नंबर 5 and 6 दैट फर्स्ट कॉल अकाउंट में, सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वर्ड लिख देना सही से, और उसमें 30,000 का डेबिट बैलेंस पड़ा रहेगा, है ना, विच रिप्रेजेंट्स अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम रोहन. फिर अब इसके बाद हमने रोहन को रिमाइंडर दिया, तो आफ्टर 15 डेज लेटर क्या हो रहा है, रोहन से पैसा मिल रहा है, तो उसकी एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. तो रोहन से ये 2 हेड्स का पैसा मिलने का बचा था, जो अभी रिमाइंडर देने के बाद मिल जाएगा. तो एज पर द क्वेश्चन, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पूरा 30,000 रुपये, विच इज 10,000 इंटू 3, एंड अलॉटमेंट का 44,000 रुपीज, है ना, 10,000 इंटू 4.4, टोटल मिल गया 74,000. दैट्स इट. तो मतलब एक्सेप्शनल क्वेश्चन जहां पर डिफॉल्ट था फिर भी फॉरफिट नहीं किया और बुलाने पर पैसा मिल भी गया, तो ये तो इजी हो गया हमारे लिए. तो इस क्वेश्चन में मे बी ये टेस्ट कर रहे कि आपको कॉल्स इन एडवांस का एडजस्टमेंट समझता है क्या, ये कैलकुलेशंस में कोई कंफ्यूज तो नहीं होते. प्रोराटा तो है ही दोनों क्वेश्चंस में, प्रोराटा तो आपको बेसिक समझना ही है.
बोलो जमा क्या, कौन सा पार्ट करोगे, दोनों में से कौन सा ऑल्टरनेटिव करोगे एग्जाम में आया तो? फर्स्ट वाला सेकंड वाला? सम ऑफ यू आर कंफर्टेबल विथ फर्स्ट, सम ऑफ यू विथ सेकंड, चलो अच्छी बात है, गुड। चलिए, मतलब कि मैंने दोनों बराबर पढ़ा दिया, किसी किसी को फर्स्ट अच्छा लगा, किसी किसी को सेकंड, वो तो आपका पर्सनल चॉइस है। चलिए, अब हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट का, पेपर का सेकंड पार्ट जो है, विच जिसमें वो 20 मार्क्स वाला सेगमेंट आपके मॉड्यूल 3 का, हाँ, जिसको हम लोग ने स्टार्टिंग किया था। चलिए बताइए, इसमें ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और फिर कैश फ्लो का एक 6 मार्क का क्वेश्चन रहेगा इसमें। चलिए करते, जितने कर सकते हैं अभी कंप्लीट करते हैं। अ कंपनी हैड फॉलोइंग बैलेंसेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, डिटरमाइन द चेंज इन इन्वेंट्रीज टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, अब सोच के देखिए, आपका जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे प्रेजेंटेशन रहता है, उसमें चेंज इन इन्वेंट्री रेवेन्यूज के पार्ट में दिखता है कि एक्सपेंसेस के पार्ट में दिखता है? मतलब रिवाइज नहीं किया आपने, एक्सपेंस में दिखता है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, उसके बाद में एक्सपेंसेस स्टार्ट होते हैं, एक्सपेंसेस में आता है ये आइटम, ठीक है। चेंज इन इन्वेंट्री, अब सोच के बताइए, अगर एक्सपेंसेस के साइड में ले रहे हैं, ये कब मैंने आपको तब भी बोला था कि याद मत कर लो, समझो, तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक सही रहेगा एक्सपेंस में लेना है तो, या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लेना बेटर रहेगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, रॉन्ग आंसर। क्योंकि आप क्या मान रहे हो, आपने कुछ याद करके रखा है, आप बिना सोचे बता दिए, क्योंकि या तो मुझे एक्सप्लेनेशन बताओ क्या सोचे और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग आया, कि बोले सर जनरली क्लोजिंग बाद में आता है, ओपनिंग पहले होता है, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग कट गया, उतना खर्च हो गया। मतलब सोच के बताओ ना क्या बोल रहे हो। एक्सपेंस मतलब इट दे मीन टू से द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंज्यूम्ड, हाँ जी, तो आपने जो इन्वेंट्री कंज्यूम कर लिया, तो वो अगर आपकी ओपनिंग से क्लोजिंग में कम होगी तो कंज्यूम किया, कि ओपनिंग से क्लोजिंग में बढ़ी तो कंज्यूम किया? कम हुई तो कंज्यूम किया ना। तो अच्छा, दूसरा सोचो, दूसरा वे, ट्रेडिंग अकाउंट, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए इतना समझाना पड़ रहा है, लेकिन आपका ये बेसिक्स क्लियर रहता तो बहुत फटाफट होता था। इमेजिन द ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक डेबिट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट करते हैं, ये तो याद ही कर लिया होगा। क्यों करते हैं? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं, क्लोजिंग स्टॉक एक्सपेंस से हटाते हैं और एसेट में भेजते हैं। 11th स्टैंडर्ड में एंट्री पढ़े थे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अभी भी बताओ, एक्सपेंस में ओपनिंग स्टॉक डेबिट हो रहा है, आई मीन ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस का पार्ट बन रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक पार्ट बन रहा है? ओपनिंग, और नेट नेट देखे तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग एक्सपेंस में आ रहा है कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग आ रहा है? वो तो आपका आंसर तो पता ही है, क्योंकि आपके पहले आंसर पे मैंने रॉन्ग आंसर बोल दिया है। क्या होगा बेटा? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स द नेट इन्वेंट्री कंज्यूम्ड। अब इसमें भी इन लोगों ने यहां पर चुपचाप स्टॉक इन ट्रेड भी डाल दिया है, ठीक है। तो देखिए, इन्वेंट्री, यस, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड, 4 चीजें आ गई। बट इसमें से स्टॉक इन ट्रेड जो है वो किधर जाता है? इसमें से फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड इवन रॉ मटेरियल, इसका तो हम लोग स्टॉक्स टू स्टॉक कंपैरिजन करते हैं। स्टॉक इन ट्रेड किधर कंपैरिजन होता है? स्टॉक इन ट्रेड जो है, चेंजेस इन स्टॉक इन ट्रेड, ये देखिए हमारा जो फॉर्मेट है, कहाँ गया, मॉड्यूल 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, ये रहा हमारा P&L अकाउंट। ये देखिए, परचेसेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड अलग से डेबिट होता है, और ये जो WIP फिनिश गुड्स है, अच्छा स्टॉक इन ट्रेड इधर भी आ ही रहा है, उसका चेंज इधर आ रहा है, उसका परचेसेज इधर डेबिट होता है, फाइन। तो कहाँ गया इसका स्टेटमेंट, ये रहा, ये आपका रॉ मटेरियल जो है वो आइटम ए का पार्ट है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एक अलग एंट्री हो जाती है। आपका जो P&L का फॉर्मेट है ना, स्टेटमेंट ऑफ P&L, उसमें आप जो हेड्स अगर आइडेंटिफाई करो तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एक अलग एंट्री हो जाती है, ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग। अगर इसको यहां से देखें तो ये A प्लस B माइनस C, लेकिन ये जो बाकी के 3 आइटम्स हैं, WIP, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड का, हम करते हैं ओपनिंग E माइनस क्लोजिंग F, तो उससे हमको मिलता है नेट अमाउंट टू बी डेबिटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। अगर नेगेटिव आया तो उतना क्रेडिट हो जाएगा, बेसिकली उतना
नेगेटिव बैलेंस बोल के दिखेगा, बट दिखेगा तो एक्सपेंस में। ऑब्वियसली ऐसा फॉर्मेट नहीं है, ये तो आपको बताने के लिए पीएनएल का तो वर्टिकल फॉर्मेट होता है, उसमें वो एक्सपेंसेस के साइड में आएगा, ये ऊपर आता है और उसके नीचे एक्सपेंसेस आते हैं। बाकी एक्सपेंसेस तो आपको पता ही है। रॉ मटेरियल स्टॉक इन ट्रेड का परचेसेस अलग से डेबिट होता है, वैसे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, और यहाँ पर भी अलग से डेबिट होगा। लेकिन चेंजेस इन इन्वेंट्री का सिर्फ नेट इफेक्ट आता है, उसमें रॉ मटेरियल इधर नहीं आता, रॉ मटेरियल फर्स्ट वाले में आता है। एंड देन बाकी आपको पता होना चाहिए हेड्स, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस, जो कंपनी लॉ के फॉर्मेट में प्रिस्क्राइब्ड है। ओके, कौन सा शेड्यूल है कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013, शेड्यूल नहीं, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। गेस कर रहे हो यार? ओके, मतलब आपने रिवीजन नहीं किया बेसिकली इसका। अब इसमें ये ओपनिंग है बेटा और ये क्लोजिंग है डेट्स के हिसाब से। रॉ मटेरियल का जो चेंज है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ चेंज इन इन्वेंट्री वाला हेड, इट इज शोन सेपरेटली। ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग बैलेंस इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो अभी हाइट नहीं होगा। अब ये आप टोटलिटी में देखो, टोटल ओपनिंग स्टॉक माइनस टोटल क्लोजिंग स्टॉक, दैट विल बी योर आंसर। -10, टोटल ओपनिंग आ रहा है 3,60,000, टोटल क्लोजिंग आ रहा है 3,70,000, तो 10,000 से माइनस करना पड़ेगा एक्सपेंस, क्योंकि 10,000 से स्टॉक बच गया है हमारे पास। समझे क्या बेटा? आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज ₹60,000। अब ये रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर पे आ गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वॉज 5 times। नाउ बिकॉज बहुत दिन हो गए हैं, पूरे रेशियोज का आपको स्नैपशॉट दिया था मैंने, सारे रेशियोज का स्नैपशॉट अवेलेबल है आपके पास में। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यू टेल मी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आर क्या बोल रहे हो? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोल रहे हो क्या? हाँ ठीक है। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, इट्स अ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। रेवेन्यू के बेसिस पर ये 3 एसेट्स के टर्नओवर वाले आते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, नेट एसेट टर्नओवर और फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, ये आपके रेवेन्यू के टर्नओवर के बेसिस पर आते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा रिवाइज करोगे तो आ जाएंगे क्वेश्चंस। नाउ कमिंग बैक, कहाँ गया भाई पेपर? सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 times है। द फर्म हैड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ 5 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट वाज 25% ऑफ कॉस्ट। ये सब आपको ढेर सारे क्वेश्चंस में बताया। कॉस्ट का 25% प्रॉफिट है, तो मतलब कॉस्ट 4 लाख है, या इन अदर वर्ड्स 5 लाख किसी फिगर का 125 है, वो 4 लाख है। कॉस्ट अगर 4 लाख है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 times है, तो एवरेज इन्वेंट्री 80,000 हो गया, है ना। 5 times इज इक्वल टू 4 लाख अपॉन एवरेज, 80,000 हो गया ना। एवरेज इज 80,000। डिटरमाइन ओपनिंग इफ क्लोजिंग वॉज 60,000, 1 लाख। 60 और 1 लाख का एवरेज आता है 80,000, सो द आंसर वुड बी ऑप्शन सी। समझे क्या? एवरेज इन्वेंट्री आपको इतना सारा करके आया था 80,000, तो उससे फाइनली आपको ये वैल्यू मिली। एवरेज इन्वेंट्री के आपके वर्किंग के लिए बस लिखवा दे रहा हूँ। इसके पहले की स्टेप क्या थी कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया था 4 लाख। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख आया था, विच वॉज कैलकुलेटेड एज 5 लाख इंटू 100 अपॉन 125। अगर यहीं पर ये 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहता था, तो 5 लाख का ही सीधा 25% माइनस करते थे, 1,25,000 माइनस करते थे, क्योंकि फिर परसेंटेज अलग फिगर पे लगता था, है ना। चलिए नेक्स्ट, असर्शन रीजनिंग। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज हायर देन नेट प्रॉफिट रेशियो, ट्रू और फॉल्स? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमेशा ही ज्यादा रहेगा क्या? जनरली यस, जनरली ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा रहता है, क्योंकि बाद में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा रहते हैं। बट कैन देयर बी सम एक्सपेंस, कैन देयर बी सम इनकम ऑफ इनडायरेक्ट नेचर, जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद क्रेडिट हो रही है? कभी इनकेस ऐसा हो सकता है ना कि नेट प्रॉफिट इज हायर देन ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सेप्शनल केस में, तो यस दिस इज फॉल्स। अच्छा, रेशियो क्या है, जरा रेशियो का फॉर्मूला तो बताओ। ये हायर देन तो बोल दिया, व्हाट इज द जीपी रेशियो बेटा? उसमें तुम्हारी आंखें बड़ी हो रही है। जीपी रेशियो
ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। अब अगर अप्रैल में पढ़ा है सर, उसके बाद पढ़ा ही नहीं बोल रहे हो, या जून के बाद अभी तक के, तो फिर तो बहुत ज्यादा डिले हो गया। अब तो हाई टाइम। सो दिस इज द रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू एंड दिस इज द रेशियो नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो सबसे आसान है सारे रेशियोज में, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट indirect expenses are subtracted from gross profit, correct, and indirect incomes are added to gross profit, true। ये बात तो सही बात है, ये तो 11th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी आना चाहिए। so we will say that the reason is correct but the assertion is incorrect, because in case the indirect incomes are higher than indirect expenses, the net profit would be higher than gross profit, so the net profit ratio could be in some rare cases higher than the gross profit ratio। next, choose the correct option while preparing the cash flow statement। प्रपोज डिविडेंड बोला है, ओके डिविडेंड वाला केस है पूरा। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड, आप 31 मार्च 25 का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, तो इस साल के एंड का जो प्रपोज डिविडेंड है उसका कोई यूज नहीं होता है। जो पिछले साल के एंड का प्रपोज डिविडेंड था वो इस साल पे किया होगा शायद, जिसके बारे में लिखा भी है नो, बट क्या लिखा है, शेयर होल्डर्स फाइनलाइज द डिविडेंड अमाउंट ऑफ ओनली 1,80,000। तो ड्यूरिंग द एजीएम, मतलब प्रपोज इतना था बट शेयर होल्डर ने कितना फाइनलाइज किया, 1,80,000, मतलब वो भी काम का नहीं है। देखो कैसा ट्रिक कर रहे हैं। तो मतलब जितना फाइनलाइज हुआ उतना ही आपके पीएनएल में डेबिट हुआ होगा, या आपके जनरल रिजर्व या जहां से भी आपने पे किया उतना ही प्रॉफिट में डेबिट हुआ होगा बोल सकते। अब उसमें से भी 10,000 का अनक्लेम्ड है, मतलब आपका एक्चुअल कैश आउटफ्लो कितना हुआ, 1,70,000, ठीक है ना। आपके नेट प्रॉफिट के पहले डेबिट हुआ है 180, तो उतना एडबैक होगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो के वक्त, और आपके फाइनेंसिंग कैश फ्लो में माइनस होगा 1,70,000। तो ऑप्शंस एक ही 170 वाला दिख रहा है मुझे, 180 विल बी एडेड इन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिकॉज भले 2 लाख था लास्ट ईयर के एंड पे प्रपोज्ड। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट हम मानते कि वही अप्रूव होके पे हो गया होगा, बट लिखा है ना कि शेयर होल्डर्स ने इस साल के दौरान उसी में से एक 80 ही अप्रूव किया। बहुत रेयर केसेस में होता है बट हुआ है ऐसा। तो और उसमें से भी 10,000 तो ईयर एंड तक पे नहीं हुआ, तो कैश आउटफ्लो में नहीं जाएगा, तो 170 ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। देन टैक्स वाला आपको शायद इजियर लगता होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस दिया है। ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड वाज 2,50,000, तो आप इसका अकाउंट इमेजिन कर सकते हो। क्या करना है आपको कि टैक्स प्रपोज ड्यूरिंग द ईयर, मतलब टैक्स क्रेडिटेड, प्रोविजन क्रेडिटेड, टैक्स प्रोविजन अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना था बोलो, 2,80,000। क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है ना बेटा, क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख। आप टैक्स पेड है 2,50,000, तो बैलेंसिंग फिगर 280 में से 250 पे किया, 30,000 वैसे ही बचा था, और एक अब क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख हो रहा है, मतलब 2,70,000 का और आपने अभी क्रिएट किया होगा प्रोविजन। आंसर शुड बी ऑप्शन डी। टैक्स प्रपोज्ड इज नॉट द करेक्ट वर्ड, टैक्स प्रोविजन क्रिएटेड शुड बी द वर्ड। डिविडेंड प्रपोज होता है, टैक्स थोड़ी ना किसी को प्रपोज करते हैं आप। टैक्स तो जो है वो मैंडेटरी चार्ज है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूछते हो क्या कितना टैक्स चाहिए, क्या आपको प्रपोज नहीं करते वो, ठीक है, भावनाओं को समझो। Which of the following activity is the cash flow from operating for a finance company? बताइए, फाइनेंस कंपनी के लिए डिविडेंड रिसीव्ड विल बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला आइटम है, ओके, वो उनकी शेयर्स पे दिया। बिल्डिंग परचेस्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स, नो कैश फ्लो, कैश इन्वॉल्व ही नहीं है। डिविडेंड रिसीव्ड, उनका काम है ना भाई, इतना फाइनेंस कंपनी क्या करेगी, पैसों को इन्वेस्ट करेगी तो उस पर डिविडेंड मिलेगा। इज दैट ओके? अगला वाला, ये सेम फॉर्मेट आपको कॉपी करना है, मैं यहीं पे अपडेट कर दूंगा, चलेगा क्या आपको? तो बहुत आसान है बेटा। अब ये क्या है, ये अगर फिल इन द ब्लैंक पूछा तो यही प्रीफर करना, फॉर्मेट का भी टेंशन नहीं। वैसे आई डोंट थिंक ये भी आपको कोई तकलीफ देगा, आई होप। फिर भी पहले ये कर लो। अब ये 6 लाख था, 3 लाख का एब्सोल्यूट चेंज है, मीन्स 6 लाख माइनस 3 लाख हुआ कि प्लस 3 लाख हुआ? प्लस 3 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, 9 लाख।
परसेंटेज चेंज 3 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100, 50%, बराबर। देन नॉन करंट लाइबिलिटीज 3 लाख थी, नो चेंज, एब्सोल्यूट चेंज नील, परसेंटेज चेंज नील, ब्रिलियंट। अब टोटल सॉरी करंट लाइबिलिटीज 2 लाख से बढ़ के 3 लाख हुई, मतलब पहले 1 लाख थी, मतलब पहले का टोटल 10 लाख था। क्या बात है। अब ये 1 लाख से 2 लाख चेंज हो गया, मतलब 200% चेंज। ये क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में, लेकिन फास्ट करना ऐसा, और तब तक के टाइम बचना चाहिए आपके पास। 9 + 3 + 3 15, ओवरऑल 5 लाख का चेंज हुआ, 50%, वेरी गुड। इसका टोटल नहीं लगता है, ये तो लगा दिया 250%। फिर 7, ये टोटल सेम रहेगा, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख और 50%। अब बाकी 7 लाख है तो ये 3 लाख हो। नॉन करंट एसेट 50% से चेंज हुए, मीन्स 3,50,000 से चेंज हुए, तो 10,50,000 हो गए। ये 10,50 है तो ये 4,50,000 है, मतलब ये 1.5 लाख से चेंज हुआ, मतलब ये भी 50% से चेंज हुआ। यहाँ पर भी 50 + 50 50 आ रहा है भाई, बेसिकली दोनों चेंज 50 से हुआ, इसलिए टोटल का भी चेंज 50 से हुआ है। डेफिनेटली अगर ऑप्शन रहा, इसमें रहता भी ऑप्शन, एक कंपेरेटिव का ही रहता है और एक कॉमन साइज के रहते हैं। ये कौन सा वाला था? कंपेरेटिव का। ये मार्च है, मैच नहीं है, तो ये कंपेरेटिव का था। तो ये जो है ऑप्शन ऐसा क्वेश्चन मार्क वाला रहा तो बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा नहीं आपके लिए। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स रेट अगले पेज पे है, भूल मत जाना उसको, टैक्स रेट अगले पेज पे पड़ा है। तो कॉमन साइज में आप क्या करते हो, एक में एब्सोल्यूट फिगर्स लिखते हो, अगले कॉलम में परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखते हो, बस उसके प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं अपन। सो वी विल स्टार्ट आर इनकम स्टेटमेंट, क्या नाम है, क्या हेडिंग देंगे हम इसको, कॉमन साइज, कॉमन साइज, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन 2, बताइए क्या कीजिएगा। डांस करना है आपको, 10 मिनट तक तो बचती रहेगा, फिर जाके कर लेना। हाँ बताइए इसमें क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट फिगर्स, एब्सोल्यूट अमाउंट इन रुपीस एंड परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, percentage. So we will start this with revenue side. Okay, revenues में क्या क्या आ जाता है बताइए। ए रेवेन्यू, उसमें फर्स्ट आइटम आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस सेल्स रिटर्न के बाद का रहता है कि पहले का रहता है? अगर रेशियो चैप्टर में आया तो सेल्स रिटर्न के बाद का रहता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स रिटर्न के बाद का रहता है, मतलब जो चैप्टर नहीं पढ़े उसमें जो आंसर आ रहे हैं उसको उल्टा दे देना, ठीक है, एग्जाम में, या तो सब पढ़ के जाना, ठीक है। ये क्वेश्चन में तो खैर सेल्स रिटर्न नहीं है, जस्ट पूछ रहा था आपसे। ये 40 लाख से इसको 100% मानने का। दूसरा अदर इनकम दिया है, अदर इनकम पहले ऐड हो जाता है, कितना है अदर इनकम, 6 लाख। 40 लाख का कितना परसेंट है ये, 6 लाख, 15%। फिर क्या आ जाता है, इसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू, 46 लाख एंड ये 115% हो जाता है। ओके, टोटल का 100% नहीं मानते हैं, बैलेंस शीट में टोटल को 100% मानते हैं अगर कॉमन साइज आया तो, है ना, इसमें रेवेन्यू को। बी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में कौन से आइटम्स दिए हैं अपने को, अदर एक्सपेंसेस को लास्ट में लिख लेंगे। इंप्लॉय बेनिफिट, परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड पहले लिख लेते हैं, परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 8 लाख,
10 लाख, 8 लाख। एक्चुअली सीक्वेंस की बात करें तो उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्री आएगा सेकंड नंबर पे, एम्प्लॉय बेनिफिट थर्ड पे ले रहा हूं मैं, चेंजेस इन इन्वेंट्री। अब वापस पूछता हूं बेस्ड ऑन वन एमसीक्यू दैट वी डिस्कस्ड राइट नाउ, ये जो चेंजेस इन इन्वेंट्री दिया है ये -2 लाख दिया है, मतलब कौन सा स्टॉक ज्यादा था, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग ज्यादा था, करेक्ट, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग रहता है ये, ठीक है। दूसरी बात, क्या इसमें रॉ मटेरियल का एडजस्टमेंट है? नहीं। कौन से आइटम का है? वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। एंड चौथा आइटम अदर एक्सपेंसेस, ये क्वेश्चन में दिया है 4 लाख रुपीस। तो अभी इससे आपको टोटल एक्सपेंसेस मिल जाएगा ये स्टेज तक का। सो 22 - 2 20 लैक्स। फिर क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगले पेज पे टैक्स वाला एक आइटम लिखा है, 46 - 20 इज 26 लैक्स। फिर उसमें से आप माइनस करोगे माइनस टैक्स एक्सपेंस या टैक्स, 50% ऑफ दिस अमाउंट 13 लैक्स। फिर आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स C - D 13 लैक्स, ठीक है। चलिए अब इस बेसिस पर बताइए कि परसेंटेजेस क्या क्या आ जाएंगे। बेस फिगर 40 लैक्स का लेना है, 25% -5%, हाँ, देन 20%, 10%, 20 लाख अपॉन 40 लाख, 20 अपॉन 40 50%, इसका टोटल भी लगा सकते हैं। 115 - 50 65 आएगा ये, और फिर उसका दो पार्ट कर दोगे 32.5 एंड 32.5 आया क्या? ये बन गया आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। दिस शुड आल्सो गिव यू फुल मार्क्स, बट गिवन एन ऑप्शन, वो जो क्वेश्चन मार्क वाला था उसमें फॉर्मेट रेडी था, मिस्टेक के चांसेस कम है। गलती से इसमें क्योंकि इसमें फाइनल आंसर्स नहीं पता अपने को कि नेट प्रॉफिट, इनकेस कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया तो बिना काम के मार्क्स जाएंगे यहाँ पे। बोलो क्वेश्चन 31 जमा आपको। सो ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको एकदम ही टोटली इग्नोर नहीं करना है, बस एक दो बार कुछ क्वेश्चंस तो देख के जाना है इसके। तो अभी आपने बहुत समय से रिवाइज नहीं किया होगा रेशियो और ये, खासकर ये जो, तो इसको कर लो एक बार। अभी तक क्या आपको एक भी क्वेश्चन वो नहीं दिख रहा है मुझे, मेजर हेड माइनर हेड वाला, शायद आगे आएगा, नेक्स्ट आएगा। यस, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इन्वेंट्री एक्सेप्ट दीज 4 आइटम्स, क्योंकि ये तो कोई क्वेश्चन में आपने देख लिया था। इन्वेंट्री में इसके अलावा और कौन से आइटम आ सकते हैं? लूज टूल्स आ सकता है, लूज टूल्स, और स्पेयर्स, और लाइफ स्टॉक नहीं, लाइफ स्टॉक तो आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला आइटम हो गया। इलेक्ट्रिसिटी, लूज टूल्स और स्पेयर्स तो दो मुझे डायरेक्टली याद आ रहे हैं जिसको हम लोग इन्वेंट्रीज में, और कंज्यूमेबल्स, ठीक है। These are a couple of examples of inventories other than these, ठीक है। This is based on chapter number 1 financial statement. Where will you disclose the amount of loss on issue of debentures written off out of statement of profit and loss? Loss on issue of debentures written off out of statement of profit and loss, तो इसको कहाँ डिस्क्लोज करेंगे अपन? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंस कॉस्ट, बिल्कुल सही जवाब। इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के फाइनेंस कॉस्ट के हेड में हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। सोचना भी मत, बैलेंस शीट के नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉस, हाँ, दैट इज प्रीमियम पेएबल ऑन दैट टाइम। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन ये तो लिखा ही ना, इट इज ऑलरेडी रिटन ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो अपन एक्स्ट्रा का ज्ञान क्यों देना एक मार्क के लिए? तो सिर्फ इतना ही पूछ रहे हो। हाँ आपको पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रहा तो उससे पहले रेट ऑफ करते हैं। अगर ये आगे का नहीं लिखा रहता था तो आप बोलते थे सिक्योरिटी प्रीमियम देन उसमें से माइनस करते हैं,
Where will you disclose the purchase of raw material in the financial statement? Purchase of raw material is an item included in the calculation of consumption of raw material, है ना. रॉ मटेरियल वाला हमने पढ़ा था ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड. अभी थोड़ी देर पहले ही तो डिस्कशन हुआ है यार, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो ये उसका पार्ट होता है. थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ ले इस चैप्टर से. अदरवाइज आपको इस चैप्टर से नॉर्मली क्या 6 आइटम देते हैं और 3 मार्क के लिए, और बोलते हैं राइट द मेजर हेड एंड माइनर हेड. तो इस बार थोड़ा अलग वे से पूछ लिया, बट यू शुड नो द आंसर्स. उसके लिए थरोली पढ़े रहना चाहिए इफ यू वांट रियली टू स्कोर द हाई मार्क्स. नेक्स्ट, एक 4 मार्क का है और एक 6 मार्क का बचा है. 4 मार्क का एटलीस्ट एक पार्ट तो कर ही लेते हैं. क्विक रेशियो इज 0.8:1. State with reasons whether the following transactions will increase, decrease, or will have no change on the ratio. Quick ratio excludes quick assets, excludes prepaid expenses and inventory. ध्यान रखना. Quick ratio means quick assets या liquid assets upon current liabilities. अब सोचना हर बार कि goods purchased on credit है, तो इसमें quick assets तो बढ़ नहीं रहे, इन्वेंट्री बढ़ रही है, बट क्रेडिटर बढ़ रहा है, करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है. तो क्या होगा? रेशियो डिक्रीज होगा. डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर नो चेंज, तो रेशियो विल डिक्रीज. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, अब ध्यान से देखो, नो चेंज नहीं होगा बेटा. हाँ, कैश भी कम होगा और करंट लाइबिलिटी भी कम होगी, बट अभी ये 0.8:1 में है, तो ज्यादा इंपैक्ट 0.8 वाले को पड़ेगा. मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में करवाया था. तो या ये फिगर्स ले लो आप, मान लो ये 80,000 है और ये 1 लाख है, दोनों 10,000 से कम हो रहे हैं मान लो, या आपको 10 अच्छा नहीं लगता तो 40,000 से कम कर दो, तो ये कितना बचेगा? 40,000 अपॉन 60,000. नाउ दिस इज द रेशियो ऑफ 2/3, 66.67%. अर्लियर इट वॉज 80%. नाउ डिक्रीज हो गया कि नहीं? डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि आपके न्यूमरेटर पे इंपैक्ट ज्यादा पड़ा. सेम एब्सोल्यूट चेंज का चेंज दोनों हुआ, न्यूमरेटर भी कम हुआ, डिनोमिनेटर भी कम हुआ, बट वो 0.8:1 के रेशियो में कम नहीं हुआ, इक्वल रेशियो में चेंज हुआ. सो 0.8 को सेम चेंज का इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा, तो न्यूमरेटर ज्यादा कम परसेंटेज वाइज होगा, डिनोमिनेटर परसेंटेज वाइज कम कम होगा, कम रिड्यूस होगा. समझ रहे क्या? तो डिक्रीज हुआ. आपको चाहे तो आप फिगर्स यूज कर सकते हो, 8,000, 10,000, ओके, उसमें से आप लगे तो 2,000 माइनस कर लो, जैसे भी आप देखोगे 80% विल रिड्यूस इन एनी केस. नाउ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट अ 20% लॉस ऐड होना चाहिए. हाँ, इंक्रीज, क्योंकि फिक्स्ड एसेट बेच के पैसा आएगा, भले ही लॉस पे बेचा. लाइबिलिटीज को तो नो चेंज, बट कैश तो बढ़ेगी. सो बहुत ही बढ़िया बोनस क्वेश्चन है 4 मार्क का. द रेशियो शैल इंक्रीज. जैसे मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में बताया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो वैसा लिखोगे तो और अच्छा, क्योंकि स्टेट विथ रीजंस बोला है आपको. इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम टू वेंडर्स. डिबेंचर्स हमारे करंट लाइबिलिटी बढ़ाएंगे क्या? हमारे टू वेंडर्स, हाँ, वेंडर्स को इश्यू किया है, मतलब करंट एसेट्स भी नहीं बढ़ रहे. ध्यान से देखो, डिबेंचर्स जनरली नॉन करंट लाइबिलिटी रहती है, और वेंडर्स को हमने इश्यू कर दिया. हाँ, वेंडर्स जरूर हमारे करंट लाइबिलिटी हो सकते हैं. वेंडर्स मतलब जिनको हम लोग अभी जल्दी पे करने वाले थे, तो इसमें एक्चुअल में करंट लाइबिलिटी कम होगी. कैसे बढ़ेगी? देखो, डिबेंचर्स इश्यू हो रहे तो नॉन करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है, और वेंडर्स को पे कर रहे तो करंट लाइबिलिटी कम होगी, बिकॉज वो वेंडर्स को अभी पे कर रहे हैं, मतलब वो करंट लाइबिलिटी में क्लासिफाइड होंगे. सो डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो आपका रेशियो इंक्रीज होगा, जबकि न्यूमरेटर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. इज दैट ओके? सो इसका फर्स्ट वाला पार्ट हो गया है. बाकी का 33 का सेकेंड एंड 34th हम लोग आगे की क्लास में करेंगे. वेडनेसडे को सीधा अकाउंट्स की क्लास रहेगी. अब नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे को मैं हूँ नहीं. रही बात इसके अलावा फिर और कौन से कोई पेपर का कुछ करना है तो आप लोग उस दिन की क्लास में लेकर आइए, हम लोग साथ में करते हैं, फिर एज पर रिक्वायरमेंट आगे क्लासेस और शेड्यूल करेंगे. ठीक है, चलिए. तो ये पेपर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हमारा. थैंक यू.